हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ और नेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स जानते हैं टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब एक है हंगुल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट हंगुल कश्मीरी स्टैग के लिए। हंगुल है जिसको कश्मीरी स्टैग कहते हैं, ये एक सब स्पीशी है सेंट्रल एशियन रेड डियर की, जो कि मूल रूप से निवासी है उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में आपको ये देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ सेंट्रल एशियन रेड डियर। ये होते हैं सेंट्रल एशियन रेड डियर। अब इनकी सब स्पीशी है ये कश्मीरी स्टैग या जिसको हंगुल कहा जाता है। कश्मीर के अंदर ये आपको डचगेम नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं एट अ हाइट ऑफ 3035 मीटर्स। ये जो डियर है, जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी 5000 जनसंख्या थी इनकी, बट दे आर नाउ थ्रेटेंड ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक एंड पोचिंग। इनकी भी किलिंग होती है, स्पेशली इनके सींग के लिए, ये जो सींग है इनके, इसके लिए। ठीक है, अब ये स्पीशीज जो है 1970 के आसपास से 150 रह गए थे। अब इसको कश्मीरी स्टैग बोला जा रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता होगा ये। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलॉन्ग विद IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उन्होंने एक हंगुल प्रोजेक्ट हंगुल लॉन्च करा ताकि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जा सके। और इनकी जो संख्या है ये 150 से 340 तक हो गई थी एक दशक में, 1970 से लेकर 1980 तक। 2019 में जब सेंसस कंडक्ट करा गया तो देयर वर ओनली 237 हंगुल, यानी कि फिर से कम हो गई इनकी संख्या। ठीक है, अब एनिमल्स के बारे में जनरल सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हम जो एक एक एनिमल के ऊपर फोकस करते हुए चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, अब कुछ नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स की कुछ बात करते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, IDWH, जो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है, ये एक ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है राज्य को या केंद्र शासित प्रदेशों को, ताकि वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। कॉम्पोनेंट्स के इस स्कीम के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज को सपोर्ट करना, लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज एंड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम्स, ताकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स को बचाया जा सके। जो ये लिस्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड या लोकली स्पीशीज़ की, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में, और वो स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है। तो ये लिस्ट क्या है, आप यहाँ से याद कर सकते हो। उसको याद रखना, सिर्फ क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली लिस्ट नहीं है ये, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है। एशियन वाइल्ड बफेलो, एशियाटिक लायन, ब्रो एंटलर डियर और संगाई, ड्यूगोंग, एडिबल नेस, स्विफ्टलेट, गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हंगुल। और मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ ज़रा। ये एशियन वाइल्ड बफेलो, एशियाटिक लाइन, ये है एशियाटिक लाइन। ठीक है, उसके बाद है आपका ब्रो एंटलर डियर या फिर संगाई कहते हैं जिसको, संगाई डियर। इसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है, पता ना आपको ये। असम में फुमडीज में पाए जाते हैं। फिर आपका ड्यूगोंग, ड्यूगोंग क्या होता है, कौन सी काओ, सी काओ।
यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ना इसके बारे में। ये है सी का डी कॉम। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, एक प्रकार की चिड़िया है, ठीक है। उसके बाद है गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में आप जानते हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर भी दिखा देता हूँ आपको, गेंजेटिक डॉल्फिन, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये। उसके बाद हंगुल, हंगुल कश्मीरी शाह जिसके बारे में भी हम देख रहे थे। फिर है इंडियन राइनो या फिर ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरोस, जॉर्डन्स कर्सर, चिड़िया एक प्रकार की, ठीक है। उसके बाद है मालाबार कैवेट, तो आपको पता है ना इसकी कैवेट की कॉफ़ी बनती है जो है ना, पूरा प्रोसेस बताया था मैंने आपको। फिर है मरीन टर्टल्स, मरीन टर्टल। फिर है आपका निकोबार मेगापोड, निकोबार मेगापोड। नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर। स्नो लेपर्ड और स्वैम डियर, स्नो लेपर्ड। स्वैम डियर। वल्चर्स सारी की सारी, इंडिया में कितनी स्पीशीज मिलती है वल्चर की? एंटायर ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो ये बोल रहा है, कितनी? क्या यार भूल गए? यहाँ पर आपने क्या देखा? 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर कैन बी फाउंड लिविंग इन इंडिया। कितनी स्पीशीज है वल्चर की इंडिया के अंदर? 9, राइट। फिर नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन क्या होता है? ये नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन क्या होता है? एक प्रकार का कछुआ, ठीक है। उसके बाद है क्लाउडेड लेपर्ड, फिर आपका अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल,
रेड पैंडा, कैरेकल कैट, इसको रिसेंटली ऐड करा गया क्रिटिकल एंजेंडर कैटेगरी में। क्या कह रहे हो मयूर? कौन सा वाला कह रहे हो यहाँ पर? ये यही तो दिखा रहा हूँ, कैरेकल कैट, इसको रिसेंटली ऐड करा गया अभी। और इसके कान देखना ज़रा आप एक बारी, ज़रा यहाँ से देखो, आशमा पालना पसंद करेगी ऐसी बिल्ली को? क्या? हाँ मैं भी वही सोच रहा था। तो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड इन द इंडियन क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट, इनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है फ्रॉम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। और इसके अलावा दे आर पार्ट ऑफ द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम ऑल्सो। तो कितनी स्पीशीज हैं अभी आपके सामने? 22। ये 22 के 22 आपको याद करने हैं, ठीक है। इस सब का फिल्म्स का क्वेश्चन एक फंस सकता है और आपका ठीक भी हो जाएगा वो क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं AWBI की, यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। और राइटर आपको यहाँ पर पहले ही कह रहा है कि आप इसको कंफ्यूज मत करना, ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से अलग होता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉट टू बी कंफ्यूज विद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि किसी एक एक्ट की मदद से इसको स्टैब्लिश करा गया था। सरकार को एडवाइस करती है, रिकमेंडेशन देती है कि कैसे एनिमल वेलफेयर लॉज जो हैं वो बनाने चाहिए, और जो करंट लॉज चल रहे हैं उनके अंदर संशोधन होना चाहिए वक्त और हालातों के हिसाब से। एंड ऑब्वियसली बात है, दे प्रमोट एनिमल वेलफेयर इन इंडिया। इसको 1960 में स्टैब्लिश करा गया था अंडर सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल एक्ट 1960। तो ये जो ये टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, इट वॉज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टिल 2019। अब इसको दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को, और उसके एक डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, नाउ इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास था, अब ये एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के पास है, ठीक है। तो इसका जो काम है ये इंश्योर करता है कि जो एनिमल वेलफेयर लॉज है कंट्री के अंदर दे आर फॉलोड। इट प्रोवाइड ग्रांट्स टू एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट कंसिडर्ड इटसेल्फ द फेस ऑफ एनिमल वेलफेयर मूवमेंट इन द कंट्री। तो एक पर्सन थे जिसकी वजह से ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ, रुक्मणी देवी अरुंदले। आपने कभी इनका नाम सुना होगा कभी स्कूल लाइफ में या कहीं पर भी, रुक्मणी देवी अरुंदले। ये मैं आपको दिखाता हूँ, रुक्मणी देवी अरुंदले, इनकी वजह से डांसर, जानवर लवर थी काफ़ी ज़्यादा, और इन्होंने सुझाव दिया था सरकार को, और इनके प्रयासों की वजह से ये हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, रुक्मणी देवी अरुंदले वॉज इंडियन थियोसोफिस्ट, डांसर एंड कोरियोग्राफर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम and an activist for animal welfare. She was the first woman in Indian history to be nominated as member of the Rajya Sabha, the upper house of the parliament. देख रहे हो कितने अच्छे फैक्ट हैं इनके बारे में, ठीक है। और 1986 में इनकी डेथ हो गई थी। अवार्ड जो इनको मिल चुके हैं वो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर डांस भरतनाट्यम के लिए, और कालिदास सम्मान फॉर क्लासिकल डांस, ठीक है। तो ये थी रुक्मणी देवी अरुंदले। फंक्शंस, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इट इज़ हाईली कंसर्न अबाउट अब्यूज़ ऑफ एनिमल्स इन रिसर्च। और जो एनिमल्स को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करे जाते हैं, जैसे सर्कस में या किसी चीज़ के लिए, तो उनको किन किन क्रूअल्टी का जो है सामना करना पड़ता है, या फिर किसी एक स्पोर्ट्स में भी जैसे यूज़ करा जाता है कुछ एनिमल्स का, लाइक इन इवेंट्स लाइक जलीकट्टू, मैंने आपको बताया था, है ना। याद है जलीकट्टू के बारे में, क्या भूल गए? तमिलनाडु में प्रैक्टिस होता है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मैं केरला में नहीं, ठीक है। क्यों वो गौरव कंफ्यूज हो गए?
कोई बात नहीं। क्वाशमा जल्लीकट्टू में क्या होता है, मतलब क्या होता है यहाँ पर गौरव मयूर? उसको चढ़ाते हैं फिर भागते हैं ना। इट इज़ जस्ट लाइक स्पेन के अंदर जो एक बुल स्पोर्ट होता है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखिए लास्ट सीन जो उसका, ठीक है। उसके बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इट ओवरसीज एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और उनको रिकॉग्निशन देने का काम करता है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिकॉग्नाइज एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। द बोर्ड ऑल्सो सजेस्ट चेंजेस टू लॉज एंड रूल्स अबाउट एनिमल वेलफेयर इशूज एंड इट ऑल्सो इशूज पब्लिकेशंस टू रेज अवेयरनेस अबाउट वेरियस एनिमल वेलफेयर इशूज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो जो यूपीएससी ने पूछा था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इट वॉज स्टैब्लिश अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऐसा कुछ था क्या? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसके चेयरमैन जो होते हैं वो पीएम होते हैं। इतना तो पता है आपको, है ना? लेकिन मुझे एक बताओ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत स्टैब्लिश करा गया था, बताओ? नहीं ना? आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से करेक्ट? डी, 2 और 3 ओनली। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर रूल्स 1989 अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टैब्लिश करा था और बाद में ये एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री को दे दिया गया था 2019 में। और इसको अपनी पावर मिलती है थ्रू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश करा गया था एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी के तौर पर 1960 में अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स एक्ट 1960, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की 2017 से लेकर 2031 तक। पहला नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है, इसको ड्राफ्ट और अडॉप्ट करा गया था 1983 में। सेकेंड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया 2002 से 2016 तक का। थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है वो 2017 से लेकर 2031 तक के लिए वैलिड है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 17 थीम्स होती हैं, 103 कंजर्वेशन एक्शंस हैं और 250 प्रोजेक्ट जो है। अभी जो तीसरा वाला चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप एग्जाम दोगे तब तक आपके लिए यही वैलिड है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? 5 कंपोनेंट की बात हो रही थी ना यहाँ पर। स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोटिंग द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ और उनका हैबिटेट, अडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, इको टूरिज्म को प्रमोट करना, नेचर के रिगार्डिंग लोगों के अंदर जागरूकता लाना और लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाना, वाइल्ड लाइफ रिसर्च को स्ट्रेंथन करना। उसके अलावा जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ हो सकते हैं, डिप्लॉय हो सकते हैं, डेवलप करे जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, उनको यूज़ करना। फिर ऐसी कुछ पॉलिसी और रिसोर्सेज को यूज़ करना जिससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और ज़्यादा अच्छी हो इंडिया में। इसके कुछ फीचर्स क्या हैं? नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है और उसका स्पेशल थर्ड पार्ट है, इट अडॉप्ट्स लैंडस्केप अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन। अब लैंडस्केप अप्रोच मतलब बेसिकली क्या है कि आप उनकी हैबिटेट को ही बहुत अच्छा बना दो तो फिर जो एनिमल्स का माइग्रेशन का जो इशू है या फिर उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का जो इशू है वही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का भी रोल यहाँ पर देखा जाता है इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये देखने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर से एक अच्छा खासा फंड आए फ्रॉम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड क्या होता है? अगर किसी एक जगह पर जहाँ पर एक जंगल है या कोई पर्यावरण की जो जगह है जहाँ पर किसी एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री वाले ने एक परमिशन प्राप्त कर ली अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री खोलने के लिए, तो उतना लैंड तो उन्होंने ऑक्यूपाई कर ही लिया ना, जहाँ पर एक पर्यावरण था नेचुरल तरीके से, एक इकोसिस्टम था, एक फूड चेन चल रही थी। तो उसके लिए उनको एक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या एक अच्छा नागरिक होने के नाते और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मन से फंड देना चाहिए, ठीक है, हर साल या फिर जैसा भी उनको ठीक लगे, एक प्रकार की डोनेशन, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल फंड और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 4 के अंदर एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एटीट्यूड में और जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो एम्फसाइजेज अपॉन 2 अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। कुछ नए इशूज जो इनको भी कंसिडर करा गया है इन द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ हेल्थ, इनलैंड कोस्टल मरीन कंजर्वेशन और उसके बाद वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। लैंडस्केप अप्रोच क्या होती है इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। लैंडस्केप अप्रोच टू कंजर्वेशन ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है जहाँ पर आप सबसे पहले लैंडस्केप की मैनेजमेंट करते हो। उसका एम बेसिकली ये होता है टू रिकनसाइल द कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेचर कंजर्वेशन प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वहाँ पर वो चलती रहे, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे भी करके
जो नेचर को कंजर्व करने से रिलेटेड जो भी प्रयास चल रहे हैं उनको हैम्पर ना करें, उनको डिस्ट्रॉय ना करें, उनको डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पर जो अनकल्टिवेटेड फ्लोरा है और अनडोमेस्टिकेटेड जो फोना है उनके कंजर्वेशन की बात चलती है, इसके ऊपर फोकस करने की बात चलती है। एंड इट हैड डेट हैड इकोलॉजिकल वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ अकरेंस, यानी कि उनकी कुछ ना कुछ एक महत्वता हो। जैसे आपको याद है मैंने आपको वो पढ़ाया था सीक्रेट ग्रुप्स के बारे में जिनकी पूजा पाठ करी जाती है, तो वो कितने भी अच्छे हो, उनसे कोई भी चीज़ प्राप्त हो रही हो, कोई भी मेडिसिन बन रही हो, लेकिन उनको नहीं काटना है तो नहीं काटना है, ठीक है। इट कैन बी सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू साइड बेस्ड कंजर्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साइड बेस्ड कंजर्वेशन को, इन सीटू कंजर्वेशन, राइट। उसी जगह पर जाके प्रोटेक्ट कर दो तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता जहाँ पर नेचुरली वो एनिमल्स मिलते हैं। तो दीज स्ट्रेटजीज आर मोर कंसंट्रेटेड ऑन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाद आपके एग्जाम के लिए ये भी वैलिड है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये प्लान डेवलप करा था माइग्रेटरी बर्ड्स और उनके हैबिटेट्स की कंजर्वेशन के लिए अलॉन्ग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे फॉर द पीरियड 2018 टू 2023। लॉन्ग टर्म गोल जो है इट इज टू अरेस्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन। अरेस्ट का मतलब बेसिकली होता है कंट्रोल द पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड सिक्योर हैबिटेट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज। तो बेसिकली क्या है कि ये जो अच्छी खासी जो पॉपुलेशन थी, मेटा पॉपुलेशन मतलब जो अच्छी खासी पॉपुलेशन थी कि अच्छी खासी जनसंख्या थी किसी भी स्पीशीज़ की, उसके अंदर अगर एकदम से डिक्लाइन होने लग जाए तो उसको कंट्रोल करना है, हमें इसको होल्ड करना है, उस डाउनवर्ड ट्रेंड को रोकना है। जैसे वल्चर्स के साथ होने लगा था कि अच्छी संख्या बढ़ती जा रही है, एकदम से 99.7% लुप्त, ठीक है। इस तरह की हरकतें ना हो, 2027 तक का प्लान है इसको रोकने का, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स में बता चुका हूँ, करंट अफेयर में भी हम डिस्कस करते ही रहते हैं इसके बारे में। ये जो फ्लाईवेज हैं एक प्रकार से जैसे रास्ते होते हैं, रूट्स होते हैं और हाईवेज होते हैं, वैसे ही एक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो रूट होता है। तो फ्लाईवेज आर यूज बाय ग्रुप ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग एनुअल साइकिल, एंड जब वो ब्रीड करने आते हैं जगह जगह पर रुकते हैं स्पेशली विंटरिंग एरियाज के अंदर, तो मैनी ऑफ दीज आर यूज बाय बर्ड्स, दीज एरियाज आर यूज बाय बर्ड्स आर हाईली प्रोडक्टिव एंड दे ऑल्सो एनेबल बेनिफिट्स टू द लोकल पीपल। तो ये एक प्रकार के क्या वेटलैंड भी हो सकते हैं क्या, बताओ, एक प्रकार के वेटलैंड हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल। अब जैसे एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, इट इज़ वन अमंग द 9 फ्लाईवेज आइडेंटिफाइड अंडर कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। जो रूट एक्सटेंड है रशिया और साइबेरिया वाला जो इलाका है टू द सदर्न मोस्ट नॉन ब्रीडिंग विंटरिंग ग्राउंड्स इन वेस्ट एंड साउथ एशिया तक ये एक्सटेंड होता है, और मॉल्डीव्स और ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। इंडिया का भी एक स्ट्रेटेजिक रोल है इस फ्लाईवे में। इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल स्टॉप ओवर साइट्स टू ओवर 90% ऑफ स्पीशीज बर्ड स्पीशीज, यानी कि 90% जो बर्ड की स्पीशीज जो भारत से होकर गुजरती है माइग्रेटरी रूट के लिए अपने माइग्रेशन करने के लिए, तो वो भारत में किसी न किसी जगह पर रुक के ही जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इंडिया, आपको यहाँ दिख रहा है ग्रीन वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेंट्रल एशियन इंडियन फ्लाईवे। ये वाला जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द, और ये पैसिफिक ओशन में ये वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे। फिर ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। ये सारे कुछ मेजर रूट्स हैं। उसके बाद ग्रीन गुड डीड्स इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम निकाली थी, एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। ग्रीन गुड्स डीड इनिशिएटिव ये क्या है, ये एक सिंपल प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स हैं जो कि हेल्प करेंगे, जो कि बताए जाएंगे स्टूडेंट टीचर्स सिटीजन्स को, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर डे टू डे लाइफ टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक इसका कॉम्पोनेंट ये है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम को इनिशिएट करना। अंडर नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम 1.5 लाख जो इको क्लब्स हैं ये अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में स्टैब्लिश करे जाएंगे। जैसे आशमा हमारे स्कूल में भी होता था, वन महोत्सव प्रोग्राम वगैरह आपके स्कूल में होता होगा, प्लांट्स वगैरह लगाना या फिर उसके लिए टीचर्स वगैरह कुछ इनिशिएटिव करवानी है बच्चों से, है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। एक्टिविटीज ऑफ इको क्लब्स इंक्लूड कंडक्टिंग क्लीननेस ड्राइव एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, प्लांटेशन ड्राइव्स, अवेयरनेस ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइक्लिंग एंड रीयूज। फिर हम बात करते हैं बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी की। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी को आज़ादी से पहले बहुत टाइम पहले फाउंड करा गया था 1883 में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओ इन इंडिया जो कि एंगेज इन द कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। ये बड़े सारे रिसर्च एफर्ट्स को सपोर्ट करता है थ्रू ग्रांट, एंड इट पब्लिशेस द जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एक मैगजीन पब्लिश करता है। उसके बाद ये कुछ जनरल पब्लिक के लिए कुछ कैंप्स वगैरह चलाना, उनके अंदर अवेयरनेस ड्राइव को कंडक्ट करना, और कुदरत के रिगार्डिंग, नेचर के रिगार्डिंग, स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रयास करना, उसके लिए सब कुछ इन्वॉल्व है। बड़े सारे जो प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इंक्लूडिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली एंड एस डिलॉन रिप्ले, ये इसके साथ एसोसिएटेड रह चुके हैं। तो विद रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
ऑटोनॉमस तो नहीं है, ये एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस को कैरी आउट करता है, जनरल स्टेटमेंट है। इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट्स नेचुरल ट्रेड्स एंड कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक, जनरल स्टेटमेंट है। तो आंसर है 2 और 3 होंगे। 1 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसमें भी पूछा गया विचार करेक्ट। ये क्या, ये क्या, ये, ठीक है। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF एक NGO है जिसको 1961 में स्टैब्लिश करा गया था, हेडक्वार्टर्स का ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका पहले नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। WWF का एम क्या है, टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरमेंट एंड टू बिल्ड अ फ्यूचर इन विच ह्यूमंस लिव इन हार्मनी विद नेचर। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक जो कि एक NGO है, ये जॉइंटली काम करता है इसके साथ। तो ये WWF और IUCN का जॉइंट प्रोग्राम है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है हर 2 साल में एक बार WWF के द्वारा सिंस 1998, यानी कि इस रिपोर्ट को हम क्या कहेंगे, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, बाय एनुअल या बाय एनियल। बाय एनियल, ठीक है। तो WWF हैज लॉन्च्ड नोटेबल वर्ल्ड वाइड कैंपिंग्स लाइक अर्थ आवर एंड डेड फॉर नेचर स्वैप, ठीक है। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आवर 2014 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये एक इनिशिएटिव है UNEP का और यूनेस्को का, और ये एक मूवमेंट है जहाँ पर पार्टिसिपेंट जो है अपने 1 घंटे के लिए साल में एक बार एक दिन जो है सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने घर की सारी लाइटें बंद कर देते हैं। इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव द प्लैनेट। जनरल स्टेटमेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए था UNEP यूनेस्को के साथ जुड़े हुआ है। येस, आंसर इज 1, 2 और 3 ऑल का है। तो याद रखना अर्थ आवर के अंदर यहाँ पर WWF इसको लॉन्च करता है, लेकिन इसके साथ यूनेस्को भी जुड़ा हुआ है। ओ सॉरी, यूनेस्को नहीं जुड़ा हुआ है, देखा नहीं मैंने। 1 एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा UNEP जुड़ा हुआ है, यूनेस्को की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पर, यूनेस्को की जगह क्या होना चाहिए, और UNEP की जगह नहीं, कौन लॉन्च कर रहा है इसको, WWF। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं देखा नहीं मैंने एकदम से फ्लो में। अर्थ आवर जो एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है जिसको WWF के द्वारा लॉन्च करा गया था। इट एनकरेजेस पीपल वर्ल्ड वाइड टू स्विच ऑफ द लाइट्स फ्रॉम 8:30 PM टू 9:30 PM एज पर द लोकल टाइम। इसको 2007 में स्टार्ट करा गया, हर साल ही होता है ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। इससे क्वेश्चन आ सकता है, फिल्म के अंदर स्टेटमेंट आ सकती है, मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है। तो अर्थ आवर जो है 2021 का, इट वॉज हेल्ड ऑन 27 मार्च, और जो भी लेटेस्ट है वो आप देख सकते हो। तो आइडिया जो है, इट इज़ टू रिफ्रेन द यूज़ ऑफ नॉन एसेंशियल लाइटनिंग टू सेव एनर्जी इन अ सिंबॉलिक कॉल फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अर्थ आवर जो है, इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन परसुइंग लेजिस्लेटिव चेंजेस बाय हार्नेसिंग द पीपल ऑफ द पावर ऑफ द पीपल एंड कलेक्टिव एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ 3.5 मिलियन हेक्टर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन अर्जेंटीना एंड बैन ऑन ऑल प्लास्टिक्स इन गैलापागोस आइलैंड इन 2014। उसके बाद एक होता है अर्थ डे नेटवर्क एंड अर्थ डे, 22 अप्रैल को ये मनाए जाते हैं। अर्थ डे जो है एक एनुअल इवेंट है, इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है अर्थ डे नेटवर्क के द्वारा, जो कि एक NGO है, टू शो सपोर्ट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पूरी दुनिया में 22 अप्रैल को। और ये डे जो है वो शुरुआत होता है 22 अप्रैल 1970 से। 2020 में ऑन इट्स 50th एनिवर्सरी पहला अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट करा गया था। तो जो थीम थी अर्थ डे 2020 की वो थी क्लाइमेट एक्शन। मिशन क्या है अर्थ डे नेटवर्क का, इट इज़ टू डाइवर्सिफाई, एजुकेट एंड एक्टिवेट द इन्वायरमेंटल मूवमेंट वर्ल्ड में। फिर है एक इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, जिन कंट्रीज़ में वेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं और वेलों का शिकार होता है, जैसे जापान के ऊपर इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन एक पाबंदी लगाई थी कि वो वेलों का शिकार बहुत करता है, क्योंकि वेल मीट बहुत फेवरेट है जापान के अंदर, काफ़ी सारे लोग खाते हैं, तो उसने सैंक्शन लगाए थे। ये किसी भी प्रकार से UN का कोई ऑर्गन नहीं है, इट इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ द UN। यहाँ से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, UPSC कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। इट वॉज सेटअप बाय इंटरनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग। ये एक प्रॉपर कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है वेल स्टॉक को एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द वेलिंग इंडस्ट्री, कि मतलब अगर वेल मीट बिक रहा है, कोई एक देश एक आइलैंड कंट्री है, अब वहाँ पर उनका जो कारोबार या खाना पीना जो चलता है वो एक मरीन स्पीशीज़ को लेकर ही चलता है, तो ठीक है वेल मीट को यूज़ करा जा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि पर्यावरण की कॉस्ट पर, ठीक है। इस कमीशन के पास एक पावर है, इट कैन डेजिग्नेट एरियाज एज वेलिंग सेंचुरी। तो एंटार्क्टिका के अंदर इन्होंने सर्दर्न ओशन वेल सेंचुरी बनाई और सेचेलिस के अंदर इन्होंने इंडियन ओशन वेल सेंचुरी बनाई। हेडक्वार्टर है इसका UK के अंदर। जो पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के अंदर, इट इज़ नॉट इन लिमिटेड टू स्टेट्स इन्वॉल्व इन द वेलिंग, मतलब जहाँ पर वेल्स मिलती हैं या फिर वो जो
वेलों को पकड़ते हैं, उसको उनको मारते हैं, उनका मांस बेचते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं वही स्टेट जो कि इसकी मेंबर है वही पार्टिसिपेट करे, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इंडिया इसका मेंबर है। 1982 में इट अडॉप्टेड अ मोराटोरियम ऑन कमर्शियल वेलिंग। ये मोराटोरियम जो है 1982 का, इट अप्लाइज ओनली टू कमर्शियल वेलिंग। वेलिंग अंडर साइंटिफिक रिसर्च एंड एबॉरिजिनल सबसिस्टेंस प्रोविजन ऑफ ICWR, ICRW, दे आर स्टिल अलाउड। और ICRW की फुल फॉर्म है इंटरनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग, ठीक है। उसके बाद एक ये डिक्लेरेशन देखना, ये आ सकता है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के कंटेक्स्ट के अंदर। फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन, सितंबर 2018 की बात है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के मेंबर्स ने एक मीटिंग करी थी ब्राज़ील में, फ्लोरियानोपोलिस में। वेयर दे रिजेक्टेड, क्या कह रहे हो, जगह का नाम है, हाँ ब्राज़ील के अंदर। वेयर दे रिजेक्टेड प्रपोजल बाय जापान टू रिन्यू कमर्शियल वेलिंग। मैंने आपको बताया ना जापान के ऊपर इन्होंने क्या कहते हैं एक वो करा था, प्रतिबंध लगाया था। तो जापान विड्रॉ ही कर गया इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से। हम तो करेंगे, लगाओ तुम सेंक्शन, हमें रहना ही नहीं है। उसके बाद एज स्पीशीज़, इवोल्यूशनरी डिस्टेंट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज। मतलब एज स्पीशी आपने अलग कंटेक्स्ट में सुना था मुझसे PMFIS में, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर, ये एक एब्रीविएशन है, इवोल्यूशनरी डिस्टेंट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज। एज जो है ऑफ एग्जिस्टेंस प्रोग्राम, ये ग्लोबल कंजर्वेशन इनिशिएटिव है डेट फोकस स्पेसिफिकली ऑन थ्रेटन्ड स्पीशीज जिनकी एक यूनिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जिनको लुप्त नहीं होने देना। ये बहुत टाइम से प्रचलित है और बहुत पुराने ज़माने की स्पीशीज़ हैं। तो ये जो एवोल्यूशनरी डिस्टेंट ऑन एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, दे हैव फ्यू और नो क्लोज रिलेटेड्स ऑन द ट्री ऑफ लाइफ। मतलब अब इनका कोई रिश्तेदार या फिर कोई आगे फैमिली जीन वगैरह कैरी करने को बचा नहीं है। तो एज स्पीशीज़ आर यूजली एक्सट्रीमली डिस्टेंट इन द वे दे लोग लिव एंड बिहेव एज वेल एज देयर जेनेटिक मेकअप। अगर डिसअपियर हो गए तो देयर विल बी नथिंग लाइक देम लेफ्ट ऑन द प्लेनेट, इनके जैसा कुछ बचेगा नहीं। तो एज प्रोग्राम जो है वो जो फ्यूचर सर्वाइवल इन एज स्पीशीज़ है उसको सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, ठीक है। जो स्पीशीज़ ए हैं, इट हैज़ हायर एज स्कोर, क्योंकि ये सिर्फ एक ही है। और इन जैसे अगर 1-2 मिल रहे हैं जैसे B और C, तो इनका एज स्कोर काफ़ी कम रहता है। इफ़ स्पीशीज़ ए वर टू गो एक्सटेंट, देयर वुड बी नो सिमिलर स्पीशीज़ लेफ्ट ऑन द प्लैनेट। ओरिजिनल ये नहीं बचेंगे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।